दोस्तों वेलकम एंड थैंक यू चैनल से जुड़े रहने के लिए। कई महीनों से यहाँ कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ क्योंकि मैं बिजी थी अपनी वेबसाइट डेवलप करने में, लेकिन थैंकफुली अब वो कंप्लीट हो चुकी है। लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको फ्री बुक समरीज रीड करने मिलेगी बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। इससे बुक की नॉलेज के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। दोस्तों आपके माइंड में क्या आता है जब आप मनी ऐसा शब्द किसी बुक के टाइटल में देखते हो? फाइनेंस स्ट्रैटेजीज, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स या फिर शायद कोई सीक्रेट इन्वेस्टमेंट स्कीम जो आपको अगला वॉरेन बफे बना दे। लेकिन मॉर्गन हाउसल की बहुत ही मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन सब के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुक है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और इसके लेसन्स हमें सिखाते हैं कि जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं। इस बुक का मेन टेक अवे ये है कि ह्यूमन इमोशंस किसी भी स्प्रेडशीट से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो भी चॉइस आपको सबसे ज़्यादा लॉजिकल या रैशनल लगती है, ज़रूरी नहीं कि वही चॉइस आपके लिए सही हो। इस वीडियो में हम इस बुक के हर एक लेसन को डिटेल में समझेंगे। इन लेसन से आपको ह्यूमन ग्रीड, हैप्पीनेस और वेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। ऑथर कहते हैं कि लोग अपने पैसों के साथ बहुत सी क्रेजी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये चीज़ें करते समय उन्हें समझ नहीं आता कि वो कुछ क्रेजी कर रहे हैं। जैसा लोग सोचते हैं कि वो एक ट्रेजेडी को हैंडल करेंगे और जैसा वो उसे एक्चुअली में हैंडल करते हैं वो बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि लोग डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं लेते, वो डिसीजंस लेते हैं अपने इमोशंस का यूज़ करके कि क्या चूज़ करने से उन्हें रात में चैन से नींद आएगी। लोग जिस माहौल में बड़े हुए हो वो एक्सपीरियंसेस उनके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर एक इंसान ऐसे समय में ग्रो हुआ जब स्टॉक मार्केट में कम रिटर्न्स मिल रहे थे, तो वो इन्वेस्टिंग को लेकर उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा जितना कि ऐसा इंसान हो जो तब बड़ा हुआ हो जब स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो। लेसन 2, लक एंड रिस्क। बुक के दूसरे लेसन में ऑथर लक और रिस्क इन दोनों फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। लक और रिस्क ये दोनों कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करते हैं किसी भी सक्सेस या फेलियर में। अब ये कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे किसी भी आउटकम में, इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ऑथर इन दोनों फैक्टर्स को बिल गेट्स और उनके क्लासमेट के एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। 1968 में पूरी दुनिया में 30 करोड़ हाई स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चे थे। उनमें से सिर्फ 300 के पास वो लक थी कि वो लेक साइड स्कूल अटेंड करे, जो कि उस समय इकलौता ऐसा स्कूल था जहां कंप्यूटर हो। बिल गेट्स उन लकी स्टूडेंट्स में से एक थे। उसी स्कूल में वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन से भी मिले और उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उनका एक और क्लासमेट था केंट इवांस नाम से। बिल गेट्स के मुताबिक इवांस उनके क्लास में सबसे बढ़िया स्टूडेंट थे। गेट्स और एलन की ही तरह वो भी कंप्यूटर्स में काफ़ी स्किल्ड थे और बिल के जैसे ही उनका भी बिजनेस माइंडेड था। वो बिल गेट्स के बेस्ट फ्रेंड थे और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग पार्टनर भी हो सकते थे बिल और पॉल के साथ। लेकिन ग्रेजुएट होने से पहले ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। माउंटेन क्लाइंब करते हुए हाई स्कूल में मरने के चांसेस 1 in a million है। बिल गेट्स ने 1 in a million लक एक्सपीरियंस की अपने ज़माने के इकलौते ऐसे स्कूल में होकर जहां कंप्यूटर था। केंट इवांस ने 1 in a million रिस्क एक्सपीरियंस किया एक माउंटेन के एक्सीडेंट में मरकर, एक ही फोर्स दो अलग दिशाओं में काम करते हुए। हम लोगों के एक्शंस को जीनियस या स्टूपिड जज करते हैं उनके रिजल्ट्स के अनुसार। जब रिस्की एक्शन से अच्छे रिजल्ट्स आ जाए तो हम उस एक्शन टेकर को जीनियस समझते हैं, लेकिन वैसे ही सिमिलर एक्शन से कोई अपने काम में फेल हो जाए हम उन्हें क्रेजी कहते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर सक्सेस हार्ड वर्क से नहीं मिलती और हर फेलियर का कारण लेजीनेस नहीं होता। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब आप किसी के एक्शंस को जज करें, इंक्लूडिंग आपके खुद के। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इंडिविजुअल केसेस पे फोकस कम करके ब्रॉड पैटर्न्स पे फोकस करें। ऑब्जर्व करें कि वो पैटर्न्स जो कॉमन है अलग अलग लोगों के सक्सेस और फेलियर में, फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में आजमाएं और देखें कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लेसन 3, नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। ऑथर इस सच्चाई को हाईलाइट करते हैं रजत गुप्ता की स्टोरी बताकर।
कैसे कोलकाता के स्लम्स में वो एक अनाथ बच्चे थे और वहाँ से उभर कर वो 5 पब्लिक कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। कहा जाता है कि 2008 आने तक रजत गुप्ता की वर्थ $100 बिलियन हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग तो सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करेंगे इतने पैसों का, लेकिन रजत जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें सिर्फ एक मिलीनियर नहीं बनना था, वो बिलीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ की जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग और उसके लिए जेल भेजे गए। उनका करियर और रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। जब लोग गरीबी के कारण फ्रॉड या स्कैम करते हैं तो वो बात अलग होती है, वो ऐसा सर्वाइवल और अपना घर चलाने के लिए करते हैं। लेकिन अमीर और करप्ट लोग अपनी प्रेस्टीज, पावर, पैसे और फ्रीडम ये सब दांव पर लगा देते हैं और ज़्यादा पाने की चाह में। उन्हें ये सेंस ही नहीं आता कि कितना उनके लिए काफ़ी है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप ऐसा कुछ दांव पे लगा दो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो कभी भी ऐसा कुछ रिस्क पे ना लगाए जो आपके पास है और जिसकी आपको ज़रूरत है, उन चीज़ों के लिए जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेसन 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे के $84.5 बिलियन नेटवर्थ में से $81.5 बिलियन उनके 65 इयर्स के होने के बाद आए। ये होती है पावर कंपाउंडिंग की। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। वो उस पोजीशन पे इसलिए पहुंचे क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है उनके बचपन से। अगर उन्होंने 30s में इन्वेस्टिंग की होती और 60 के होने पे रिटायर हो गए होते तो वो शायद आज रिच भी होते, लेकिन शायद ही हम में से किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। वॉरेन बफे ने सीरियस इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जब वो 10 साल के थे और उन्होंने उसे कंटिन्यू किया कई दशकों तक। वॉरेन बफे की कामयाबी का सीक्रेट है टाइम और पेशेंस, अच्छे रिटर्न्स अर्न करना कंसिस्टेंटली एक बहुत ही लंबे समय तक। इसी से जनरेट होती है रिडिकुलस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वेल्थ। लेसन 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जो स्किल्स पैसे हासिल करने के लिए ज़रूरी है वो अलग है उन स्किल्स से जो उसे बचाने के लिए ज़रूरी है। पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, ऑप्टिमिस्टिक होना होता है। पैसे बचाने के लिए बिल्कुल ऑपोजिट स्किल्स चाहिए। आपको हम्बल होना होता है और स्वीकार करना होता है कि कहीं ना कहीं किस्मत का भी कुछ रोल रहा है आपकी सक्सेस में और वो कभी भी बदल सकती है। आपको ऐसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होता है जहां आप इतने खुशकिस्मत ना हो और जो भी आपको मिला है उसे आप गवा भी सकते हो। जैसे कि एक फेमस कहावत है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लान इज टू प्लान ऑन द प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। लेसन 6, टेल्स यू विन। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्च्यून। हर सक्सेस से पहले बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सक्सेस इतनी ग्रैंड होनी चाहिए कि उन सभी फेलियर्स को ऑफसेट कर सके। एग्जाम्पल के लिए अमेज़ॉन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम और AWS, वो इतने सक्सेसफुल होते हैं कि फेलियर और एक्सपेरिमेंटेशन में जो कॉस्ट लगे उन्हें कवर अप कर दे। जब हम दूसरों की सक्सेस की तरफ देखते हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़्यादातर लोगों की सक्सेस कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ विन से ही आती है। इस सब के मुकाबले हमारे फेलियर्स और सेटबैक्स काफ़ी बड़े लगने लगते हैं, जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि जिस सक्सेसफुल इंसान को आप अपना रोल मॉडल मानते हो वो भी आपके ही जितनी बार फेल हुआ हो। डिफरेंस ये हो सकता है कि जब उसके लिए चीज़ें अच्छी गई हो तब इतनी अच्छी गई हो जितनी आपके लिए शायद ही कभी गई हो। आप कितनी बार सही हो या गलत इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जब सही होते हो तो कितने पैसे कमाते हो और जब गलत होते हो तो कितने पैसे गंवाते हो सकता है कि आपके ज़्यादातर डिसीजंस गलत हो जाए, लेकिन अगर उनकी वजह से आप बहुत कम पैसे लूज़ करो लेकिन अपने सही डिसीजन से बहुत सारे पैसे गेन करो, तब भी आप अमीर बन सकते हो। लाइफ एक नंबर्स का गेम है। आपके फेलियर्स आपके विंस से ज़्यादा हो सकते हैं। बस इंश्योर कीजिए कि आप विंस में बहुत ज़्यादा जीते और फेलियर्स में ज़्यादा कुछ लूज़ ना करें। लेसन 7, फ्रीडम। सबसे बड़ी दौलत जो पैसों से खरीदी जा सकती है वो है आज़ादी। जो चाहे वो करने की अपने समय के साथ।
इससे बेहतर फीलिंग कोई नहीं होती कि आप सुबह उठे और जो चाहे वो कर सके पूरा दिन। आपको कोई काम करना पसंद हो सकता है, लेकिन अगर उसे फोर्सफुली करना पड़े एक ऐसे शेड्यूल पे जिसे आप कंट्रोल ना कर सके, तो इससे ऐसी फीलिंग्स इन्वोक होती है जैसा किसी ऐसा काम करने से हो जो आपको नापसंद हो। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमिनन को रिएक्टेंस कहते हैं। ऑथर इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि 1950s में ज़्यादातर काम लेबर वाले होते थे। लोग मैनुअल काम करते थे, काम खत्म होने पे घर आते थे और उनका माइंड शांत हो जाता था। अभी ज़्यादातर काम थिंकिंग जॉब्स है, तो आपका माइंड कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है काम के बारे में। और पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स और लैपटॉप्स के कारण आपको कभी भी काम के लिए कांटेक्ट किया जा सकता है। एक रिसर्च में बूढ़े लोगों से पूछा गया कि हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। उनमें से किसी ने ये आंसर नहीं दिया कि हार्ड वर्क या दूसरों से ज़्यादा पैसे होना। ज़्यादातर ने कहा कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पे और किसी बड़े गोल का हिस्सा होने में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पहले पैसे चाहिए ये फ्रीडम अचीव करने के लिए। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग आपके पोजीशन से उतने इम्प्रेस नहीं हैं जितने आप खुद हो। आप महंगी गाड़ियाँ या आईफोन ये समझ के लेना चाहते होंगे कि लोग इसे देख के आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन असल में होता ये है कि जब लोग महंगी चीज़ें देखते हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि वही चीज़ें अगर उनके पास होती तो कितना अच्छा होता। उनका ध्यान आप पे नहीं बल्कि आपकी महंगी चीज़ों पे जाता है। तो अगर आप महंगी चीज़ों से लोगों का एडमायरेशन और रिस्पेक्ट जीतना चाहते हो तो ये उसके लिए बेस्ट तरीका नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा असरदार होता है ह्यूमिलिटी और स्टैंडर्ड्स का होना और एक डिग्निफाइड वे में बिहेव करना। लेसन 9, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। पैसे गंवाने का सबसे आसान तरीका होता है पैसे खर्च करना, लोगों को दिखाने के लिए कि आपके पास कितने पैसे हैं। ज़रूरी नहीं कि जो लोगों के पास महंगी गाड़ियाँ हो वो वेल्दी है। ऑथर ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो ये गाड़ियाँ लेते हैं अमीर दिखाने के लिए, लेकिन बैंकरप्सी से एक कदम दूर होते हैं। अगर आप मिलीनियर बन जाए और आपने $1 मिलियन स्पेंड कर दिए तो अब आप मिलीनियर नहीं रहे। ऑथर लोगों की स्पेंडिंग साइकोलॉजी को वेट लॉस से कंपेयर करते हैं। लोग एक्सरसाइज करते हैं और फिर जाके जंक खा लेते हैं ये सोच के कि उन्होंने इतनी एक्सरसाइज की है तो अब थोड़ा अच्छा खाना तो बनता है। वैसे ही लोग सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं तो अब खर्च करना तो बनता है। बट सच्चाई ये है कि वेल्दी होने के लिए आपके पास पेशेंस और सेल्फ डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। लेसन 10, सेव मनी। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वेल्दी बनने के लिए पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे बचाने की ज़रूरत है। हम कितना कमाते हैं ये हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, लेकिन हम कितना सेव करते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। सबसे अच्छा तरीका पैसे बचाने का है कि दूसरों से बराबरी करना बंद कर दे। ज़्यादातर लोगों के पैसे इसी वजह से सेव नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पैसे वाले हैं। आज के ज़माने में इंटेलिजेंट होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना फ्लेक्सिबल होना है। आज कंपटीशन ग्लोबल हो चुका है तो दुनिया भर में बहुत से इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर आपके पास सेविंग्स है तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अपने मन मर्जी से अपना करियर चेंज कर सकते हो, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। लेसन 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। रैशनल होना पेपर पे आसान है लेकिन रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल होना और हर्ट होना पसंद नहीं आता। जैसे बुखार हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता बल्कि ये हमारी बॉडी की मदद करता है हील होने में बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन से, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए मेडिसिन ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तकलीफ में रहना पसंद नहीं। फीवर से मिलने वाले थोड़े बेनिफिट्स उससे होने वाली तकलीफ को कंपेंसेट नहीं करते। वैसे ही कोई फाइनेंशियल प्लान पेपर पे बहुत अच्छा लगता होगा, बट जब रियल में एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो लोग ये देखते हैं कि इससे कहीं उनकी रात की नींद ना खराब हो जाए। लेसन 12, सरप्राइज। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंस की फील्ड मेडिकल या ज्योग्राफी की फील्ड जैसी नहीं होती। यहाँ पे हिस्ट्री में जो हुआ वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और अपने इमोशंस से डिसीजन लेते हैं। जबकि मेडिकल फील्ड में वायरस में इमोशंस नहीं होते तो वहाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेंगे। इसलिए ये समझना नेसेसरी है कि जो आज तक नहीं हुआ ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी ना हो। और वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी समय के साथ बदलता रहता है।
कई सालों पहले शायद ही कोई टेक कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे लगाता होगा, लेकिन अभी वही स्टॉक्स रूल कर रहे हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें इन्वेस्टिंग में बेस्ट ऑथर माना जाता है, उन्होंने अपनी बुक को 5 टाइम्स रिवाइज किया क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ें कुछ सालों पहले चलती थी वो ज़रूरी नहीं आज भी चले। इसका ये मतलब नहीं कि हिस्ट्री बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है फाइनेंस में। स्पेसिफिक ट्रेंड्स और रिजल्ट्स देखने की बजाय आपको इससे जनरल टेकअवेज लेने चाहिए। कुछ चीज़ें टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहती है, जैसे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं या उनके कंडीशंस अच्छे होते हैं तब, ग्रीड और डर को वो कैसे मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। लेसन 13, रूम फॉर एरर। प्लान्स अक्सर प्लान के मुताबिक नहीं जाते। लाइफ वोलेटाइल और अनसर्टेन है। ऐसा कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए जिससे कि आप बर्बाद हो जाए, फिर भले ही वो रिस्क से कितना भी बड़ा रिवॉर्ड मिलने का पोटेंशियल क्यों ना हो। हमेशा आपको जितना लगता है सेविंग्स करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, उससे ज़्यादा ही सेविंग्स करें, सेफ साइड में रहने के लिए। अपने आप को फ्यूचर प्रूफ करने में ही समझदारी है। कई बार रिस्क ऐसे होते हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो, जैसे कोई वॉर या पेंडेमिक का शुरू हो जाना। सेविंग्स के मामले में आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब हो सकती है वो एक ना एक दिन ख़राब होगी। इससे लाइफ में कभी कोई एक ही चीज़ पे निर्भर ना रहे, जैसे सिर्फ अपने पे चेक पे डिपेंडेंट रहना खर्चों के लिए। अगर आप एयरप्लेन्स में जाएंगे तो वहाँ हमेशा बैकअप्स होते हैं। इनफैक्ट उनके बैकअप्स के भी बैकअप्स होते हैं। सेविंग्स बढ़ाने के लिए ऑथर सुझाव देते हैं कि कम खर्चे वाली एक्टिविटीज़ में खुशी ढूंढना स्टार्ट करें, जैसे कि वॉक पे जाना, बुक्स रीड करना, पॉडकास्ट सुनना। लेसन 14, यू विल चेंज। सिर्फ लाइफ ही नहीं है जो अनप्रेडिक्टेबल है और चेंज होती रहती है। आपके मूड्स, डिजायर्स और गोल्स भी कुछ ऐसे ही है, समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना मुश्किल होता है। बचपन में शायद आपका सपना रहा होगा ट्रैक्टर चलाना, फिर जब आप बड़े हुए और दुनियादारी समझे, आपने लॉयर या कोई और प्रोफेशनल बनने का फैसला किया। फिर आपने देखा कि इसमें तो दिन रात काम करना पड़ता है, तो आपने कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब ले लिया। फिर आपको रिटायरमेंट की चिंता होने लगी, तो आप वापस ज़्यादा इनकम वाला जॉब ढूंढने लगे। हम सब लाइफ में हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अब हमें सब समझ में आ गया है और अब हम चेंज नहीं होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए लोगों ने जो इतनी एक्साइटमेंट से टैटू बनाया होता है, कुछ साल बाद वो उसे डेस्परेटली निकालना चाहते हैं। जिस कपल ने अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई करके शादी की हो, वो कपल अब कोर्ट्स में लड़ रहे हैं डिवोर्स के लिए। इससे बचने के लिए ऑथर सुझाव देते हैं कि एक्सट्रीम एंड्स पे ना जाए, बैलेंस बनाए रखें। ऐसा ना करें कि सारा समय काम को ही दे, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि आपने पर्सनल लाइफ को जी ही नहीं। और ऐसा भी ना करें कि पैसों पे बिल्कुल ध्यान ही ना दे, वरना आपको बाद में पछतावा होगा जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ेगा। लेसन 15, नथिंग्स फ्री। अगर लाइफ में आपको बड़े रिवॉर्ड्स चाहिए तो आपको बड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में भी यही रूल अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ बड़े रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, फियर का सामना करना, अपने खरीदे हुए स्टॉक्स की प्राइस को ऊपर नीचे होते हुए देखना, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल में रखना। अगर आप फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करोगे तो आपको शायद प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लंबे समय तक अच्छी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करने से ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन बहुत लोग शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नुकसान होना भी एक फाइन भरने जैसा है। ऑथर कहते हैं कि छोटे नुकसानों को फाइन नहीं बल्कि एक एंट्री फीस की तरह देखिए, जो ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। लेसन 16, यू एंड मी। हमें उन लोगों से इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं लेनी चाहिए जिनका इन्वेस्टिंग प्लान हमारे प्लान से अलग है। जैसे कुछ लोग डे ट्रेडर्स होते हैं, तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अपनी एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा में सेल हो रहा है। उन्हें तो बस उसे खरीदना है और दिन ख़त्म होने से पहले बेच देना है, जो भी प्रॉफिट मिले उस पर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन से शेयर्स ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ऐसे फाइनेंशियल बबल्स कुछ समय के बाद बर्स्ट हो ही जाते हैं। फिर इन कंपनी के शेयर्स का वैल्यू बहुत नीचे आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स उसे खरीदे जा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये शेयर्स तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगे, उन्हें भी खरीद लेने चाहिए।
किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी हो सकता है आपसे अलग हो। लेसन 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज हमेशा पॉजिटिव न्यूज को हरा देती है। आप कोई सोशल मीडिया या न्यूज चैनल ही देख लीजिए, कुछ अच्छी प्रोग्रेस की बात हो रही हो तो हार्डली लोग ध्यान देंगे, लेकिन कहीं कोई नकारात्मक या भड़काऊ बात हो रही हो तो उस पर बहुत सारे रिएक्शंस और कमेंट्स आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान को कुछ पाने की इच्छा से ज़्यादा उसके पास जो है उसे खोने का डर होता है। इसलिए बहुत से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि जब स्टॉक मार्केट में सब पैनिक में सेल कर रहे हैं तभी सही वक्त है बाय करने का, क्योंकि मार्केट हमेशा डाउन नहीं रहता, वो कभी ना कभी ऊपर आएगा और स्टॉक्स के प्राइस तभी बढ़ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग आगे आने वाला बिग पिक्चर विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। वो करंट सिचुएशन देखते हैं कि अभी तो हम नुकसान में जा रहे हैं, जितना बचा सकते हैं उतना बचा के निकल जाते हैं। उनका पैसे खोने का डर हरा देता है उनकी फ्यूचर में प्रॉफिट की उम्मीद को। लेसन 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। इस लेसन में ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों को स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा स्टोरीज क्यों पसंद आती है। हमारे लिए उम्मीद बनाए रखने को ज़रूरी है कि हमें लगे कि हम कुछ तो कंट्रोल में है, हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, क्या करना सही है और क्या गलत। हम समझते हैं कि बिजनेस और फाइनेंस भी उसी तरह से होते हैं जैसे कि साइंटिफिक प्रेडिक्शंस कि एक प्लेन या रॉकेट को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने कितना समय लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि प्लेन या रॉकेट का टाइम काफ़ी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस बीच में नहीं आते, लेकिन बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में आते हैं। इसलिए जब लोग स्टोरी सुनते हैं कि कोई स्कीम से एक इंसान जल्दी अमीर बन गया तो वो भी उसे ट्राई करना चाहते हैं, ये सोच के कि वो बहुत मेहनत करेंगे, ये स्किल अच्छे से सीखेंगे। लेकिन बहुत मेहनत और स्किल्स यूज़ करने पे भी सक्सेस या रिजल्ट्स गारंटीड नहीं होते। लक भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इससे वो होपलेस फील करते हैं। जैसे ऑथर एक स्टडी बताते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स की, जहां उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है उनके एफर्ट्स उनके आउटकम को कितना इफेक्ट करते हैं। तो 80% फाउंडर्स ने कहा कि एफर्ट ही एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जैसे कि मार्केट और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह का कंपटीशन उन्हें फेस करना होगा फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें सिर्फ एफर्ट से बदली नहीं जा सकती। लेसन 19, ऑल टुगेदर नाउ। इस बुक के इस आखिरी लेसन में ऑथर कहते हैं कि इस किताब में बताए हुए सजेशंस को आप गाइडलाइंस की तरह समझें। जैसे डॉक्टर्स आपको सुझाव दे सकते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट्स आपके बीमारी के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन अंत में डिसीजन आपको ही लेना होता है कि आप क्या इलाज करवाना चाहते हैं। वैसे ही फाइनेंस में भी ऑथर या कोई और आपको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स जनरली सक्सेसफुल होते हैं। फैसला आपके ऊपर है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा।